हेलो दोस्तों, मैं ओम झाजेडिया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ओम झाजेडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट पेपर आयोजित किया है और टेस्ट पेपर में आपका जो रिजल्ट रहता है, कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, वो पेपर पूरा होने के बाद, एनालिसिस पूरा होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। दूसरी बात, जिन बच्चों ने भी अभी तक टेलीग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर मैथ विथ ओम झाजेडिया के नाम से ही आपको टेलीग्राम पर चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पेपर उपलब्ध करवाता हूँ और वो पेपर आप सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद उस पेपर का अपन एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। दूसरी बात, पेपर जो है मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी डिस्क्रिप्शन में PDF उसकी उपलब्ध करवा दूँगा, यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। आज मैं अभी आपको बता रहा था जैसे कि पेपर का एनालिसिस का मतलब ये है कि आप ये नहीं समझें कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया, पहला दूसरा तीसरा सब आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एनालिसिस पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने जैसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया और आपसे अगर पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया तो उसके पीछे क्या रीज़न था, आपने सोल्व क्यों नहीं कर पाए उसको। दूसरा, अगर आपने उसको सोल्व कर भी लिया तो आप उसको और जल्दी कैसे सरल कर सकते थे, यही पेपर का एनालिसिस होता है। नहीं कर पाए तो उसको क्यों नहीं कर पाए, तो उस चैप्टर में क्या कमी रही, या आपने उस क्वेश्चन को अच्छी तरह नहीं समझा, क्या कमी रही। और अगर आपने कर तो लिया प्रश्न को, लेकिन और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे प्रश्न को और जल्दी आसानी से किया जा सके, तो वो तरीका भी अपने को ढूंढना होता है, वही एनालिसिस होता है। और धीरे धीरे जब पेपर्स का अपन एनालिसिस करते हैं तब अपना गणित का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है और ज़्यादा प्रश्न अपने सही होने लगते हैं और गणित का जो लेवल है वो अपना धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आज शुरू करते हैं अपन। टेस्ट पेपर तीसरा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं 3 पेपर आपके लेऊँगा, 3 टेस्ट पेपर लेऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो बड़ा टॉपिक है इसलिए इसके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बनते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 3 पेपर इसके कम से कम होने चाहिए। आज ये इसका पहला पेपर है। क्वेश्चंस अपन देखते हैं, सरल करते हैं। सॉरी, पेपर्स के लेवल की अगर बात करें तो लो और हाई सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने मिक्स में इसमें रखे हैं अपन। सबसे पहला ही क्वेश्चन अपन सरल करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो कुछ कलम 15 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। एक व्यक्ति जो है वो 15 रुपये में 4 की दर से कुछ कलम खरीदता है तथा उन्हें 25 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। खरीदने का और बेचने का भाव आपको बता रखा है, कितनी खरीदी कितनी बेची वो नहीं बता रखा, लेकिन खरीदने का और बेचने का भाव आपको बताया गया है। इस तरह उसे 25 रुपये का लाभ हुआ तो उसने कितनी कलम खरीदी थी और उसका लाभ प्रतिशत क्या है, दोनों ही बातें आपसे पूछी गई हैं। अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, दोनों का माइंड में भी पूछे जा सकते हैं। बात अगर करें क्वेश्चन की तो आपको बता रखा है 15 रुपये में 4 की दर से 15 रुपये में 4 की दर से कलम खरीदी। 15 रुपये में 4 की दर से कुछ कलम खरीदी, फिर क्या किया, उनको 25 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। 25 रुपये में किस दर से बेचा, 6 की दर से बेच दिया। ये खरीदने का भाव है और ये बेचने का भाव है। अब आपको खरीदने का भाव पता है, बेचने का भाव पता है, आपको भाव बता रखा, भाव की सहायता से कलम आपको खरीदनी है। कितनी खरीदें वो आपकी मर्जी है, जितनी खरीदी है उन्हीं को बेचा इसने। यहाँ पर खरीदी कलम 4 है, बेची कितनी है, 6 है। संख्या दोनों की समान नहीं है, जितनी खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे। तो जितनी खरीदी उतनी बेचेंगे, संख्या समान होनी चाहिए। संख्या समान नहीं है तो संख्या को पहले समान बनाएंगे। अब समान बनाने का मतलब कलम यहाँ एक भी हो सकती है, यहाँ भी एक हो सकती है, या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक करोगे तब तो दिक्कत आएगी। 4 कलम खरीदी 15 में तो 1 कलम खरीदी 15/4 में, तो प्रश्न जाएगा भिन्न के रूप में, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जबकि अपन इसको अगर थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ पेनों की कलम की संख्या थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। कैसे, यहाँ पर 6 और 4 बराबर करें, इसको अपन अगर 3 से गुणा कर दें तो ये 12 बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। दोनों जगह कलम की संख्या बराबर हो जाएगी। जैसे ही कलम की संख्या बराबर होगी प्रश्न भी अपना सरल हो जाएगा। देखो, अगर कलम की संख्या 3 गुनी होगी तो उनका मूल्य भी क्या होगा, 3 गुना,
और जो 12 कलम है वो कितने रुपए में खरीदी, यहाँ पर 45 रुपए में खरीदी। 12 कलम 45 रुपए में खरीदी। इसी प्रकार यहाँ 6 दूनी 12 कलम, अगर कलम दुगुनी होंगी तो मूल्य भी दुगुना होगा, तो कितने रुपए में, 50 रुपए में बेच दी। ध्यान रहे रुपए बराबर नहीं करने हैं, वस्तुएं बराबर होती हैं, रुपए बराबर नहीं होते। वस्तुएं बराबर होती हैं, चाहे बराबर कितनी भी हो, 1, 50, 60, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 कलम खरीदी 45 में, 12 कलम बेची कितने में, 50 में। कलम की संख्या बराबर है, 45 में खरीदी 50 में बेची, तो लाभ कितने का हुआ, 5 का। लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा आपसे, लाभ कितना हुआ, 5 का। लाभ और हानि हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 45% के लिए 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 5 9 45, 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9%, ये लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, केवल तीसरे ऑप्शन में है ये आंसर हो सकता है। वैसे चौथा ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं, वो भी हो सकता है। अब ये लाभ का प्रतिशत पूछा होता तो आंसर अपना होता है 11 सही 1/9। प्रश्न को और आगे बढ़ाया गया, वस्तुओं की संख्या भी आपसे पूछी गई है। आपको प्रश्न में बता रखा है, इस प्रकार उसे 25 रुपए का लाभ हुआ, खरीदने से और बेचने से उसे लाभ कितना हुआ, 25 रुपए का। जबकि अपने को पता है यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 5 रुपए का। 45 में पेन खरीदे, 50 में बेचे, तो लाभ तो 5 रुपए का ही हुआ। तो ये 25 जो है ये मान किसका होगा, 5 का, और जो पूछा जाए उससे गुणा। प्रश्न में दिया गया मान ऊपर, उसी का मान जो निकालेंगे वो नीचे, जो पूछा जाए उससे गुणा। आपसे पूछा कलम की संख्या, और कलम की संख्या तो आपने कितनी मानी है, 12, तो किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। 5 से काटेंगे 5 बार, 12 पंचो 60, तो कलम की संख्या कितनी होगी, 60। और इस प्रकार आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर में जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, विविध एग्जाम्स में, चाहे सेंटर में हो, चाहे आरपीएससी के हो, चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, या सेंटर का या रेलवे का एग्जाम, उन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस लिए मैंने। प्रश्न नंबर 2, रवि एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है। अंकित मूल्य जितना भी है उस अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है। ऐसा अंकित मूल्य अपन मानेंगे जिसमें किसका भाग जाए, 4 का भाग जाए। 4 का भाग तो 100 में जाता है, तो अंकित मूल्य अपन 100 ही मान लेते हैं। मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वस्तु का वो कितना है, 100 रुपए, और अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का 3/4 कितना होगा, यहाँ से 3/4 मतलब कितना होगा, 75 रुपए। अंकित मूल्य आपने 100 माना, अंकित मूल्य का 3/4 मतलब 75 रुपए में तो खरीदा गया, और उसके बाद अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है, 100 है, और उससे 20% अधिक में बेचा। 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 20 अधिक में बेचेंगे तो कितने में बेची, 120 रुपए में बेच दी। अंकित मूल्य 100 है और उससे 20 ज्यादा मतलब 120 में बेचा। जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो लाभ हानि बता सकते हो आप। आपको पता है टीवी खरीदा कितने में, 75 में, बेचा कितने में, 120 में, तो लाभ हुआ या हानि, लाभ कितने का लाभ हुआ, 45 का। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 75, और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे किससे, 100 से। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से काटेंगे तो 15, और लाभ का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 60% हो जाएगा। ये लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। तीसरा आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखें आप। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर, दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर 492 रुपए में बेच देता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो और लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता तो वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा। पहली बात तो ये कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर उसे कितने में बेचा, 492 रुपए में बेचा। ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य है।
आपको पता है अंकित मूल्य अपन 100 मानेंगे, 18 की छूट देंगे तो 100 की वस्तु कितने में बिकेगी? 82 में बिकेगी। मान लेते हैं अपन किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य आपने 100 रुपये माना और अगर 18 की अपन छूट देंगे तो 100 रुपये की जो वस्तु है वो 18 की छूट देंगे तो कितने में बिकेगी? 82 रुपये में बिकेगी। आपको बता रखा है कि 18 की छूट देकर 492 में बेचा। अपने को पता है 18 की छूट देंगे तो वस्तु 82 में बिकेगी, तो 492 मान किसका होगा? 82 में। लाभ हानि के टॉपिक में ये मैं समझा चुका हूँ आपको। 492 में बेचा, 18 की छूट देकर 18 की छूट देंगे तो वस्तु बिकेगी 82 में। अंकित मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। अंकित मूल्य निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, पूरा पूरा 6 बार कटेगा तो यहाँ से उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आएगा? 600। अंकित मूल्य नहीं पूछा, आपको क्या दे रखा है? अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता। ये वस्तु का अंकित मूल्य है, अगर कोई छूट नहीं देंगे तो वस्तु कौन से मूल्य पर बिकेगी? अंकित मूल्य पर बिकेगी, मतलब 600 रुपये में बिकेगी। और 600 रुपये में बिकने पर उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ तो तब होता है जब 100 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी? 120 में, तभी तो 20% का लाभ होता है। ये अपने यहाँ पर क्या माना है? क्रय मूल्य माना है। एक ही प्रश्न में आप क्रय मूल्य भी 100, विक्रय मूल्य भी 100, अंकित मूल्य भी 100 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकायदा आपकी 100 पर थोड़ी सी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप 100 को बार बार काम में ले सकते हो। 100 रुपये की कोई वस्तु है, 20 का लाभ लेंगे तो 120 में बिकेगी। प्रश्न में बता रखा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो वस्तु 20% के लाभ में बिकती है। कोई छूट नहीं देंगे तो वस्तु 600 में बिकेगी, क्योंकि अंकित मूल्य 600 है। और छूट नहीं देंगे, सॉरी, उस पर क्या होता है? 20% का लाभ। 20% का लाभ तो वस्तु का पर 120 में बेचने पर होता है, तो 600 मान होगा 120 का। और क्रय मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, 12 पंजे 60, तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा? 500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रश्न नंबर 4। एक ही क्वेश्चन में आप 100 है वो 2 बार मान सकते हो और आगे काफ़ी प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें अपन 100 है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार मानेंगे। देखो अगला चौथा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से छोटा सा क्वेश्चन है। यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, यदि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ अथवा हानि का जो प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। यहां पर मुझे बताएं 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मानेंगे और ऐसी संख्या मानेंगे जो दोनों में समान हो, क्योंकि समान बता रखे तो समान मानेंगे। दूसरी बात, समान आप 100 मान सकते हो, मान लिया क्रय मूल्य भी 100 और विक्रय मूल्य भी 100, लेकिन 100 में भी दिक्कत आएगी। अपने क्या दिक्कत आएगी? क्योंकि 100 में 20 का भाग तो पूरा पूरा जाता है, लेकिन 100 में 23 का भाग नहीं जाता। 100 में 23 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो कैलकुलेशन वही बात भिन्न में या पॉइंटों में जाएगी। और भिन्न से या पॉइंट से अपने को बचने के लिए अपन ऐसी संख्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मानेंगे जिसमें 20 का और 23 का दोनों का पूरा पूरा भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें 20 और 23 दोनों का भाग जाएगा वो तो दोनों का गुणा ही होगी। 20 और 23 दोनों का गुणा, 20 और 23 का गुणा क्या होगा? 460, 23 दूनी 46, 460 होगा। मान लिया विक्रय मूल्य भी 460 है और मान लिया क्रय मूल्य भी क्या है? 460 है। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 मानो, 200 मानो, 500 मानो, 460 मानो। आप 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। आपने समान ही माना है। जब आप यहां से आपको ये पता है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 460 है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बता सकते हो। यहां से 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 460 है तो 20 का भाग देंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 23 रुपए। इसी प्रकार जब 23 वस्तुओं का क्रय मूल्य 460 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए होगा। आपको ये पता है एक वस्तु खरीदी कितने में? क्रय मूल्य खरीदी कितने में? 20 में। बेची कितने में? 23 रुपए में। एक वस्तु जब 20 में खरीद कर 23 में बेचेंगे तो लाभ 3 का। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 20% के लिए 100 से गुणा करेंगे और सरल करेंगे तो लाभ का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 15% यहाँ से आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।
बताएं कोई दिक्कत लग रही हो तो। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्तमान में काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप 100 मानकर दो बार 100 मानकर भी आसानी से कर सकते हो। और इसका जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो तरीका चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर इसको सरल करने का एक तरीका और भी बताया था। दोनों ही तरीके हैं, जो भी आप देखना चाहें। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% लाभ अर्जित करता है। 100 मान के भी बता देता हूँ मैं और बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, मूल्य 3 प्रकार के होते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। छूट और लाभ, छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 10% की छूट का प्रस्ताव देता है, 10% की छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य देता है तो अंकित मूल्य पूछा जाता है, अंकित मूल्य दिया जाता है तो क्रय मूल्य पूछा जाता है। दोनों में से एक मान दिया जाता है, दूसरा पूछा जाता है। बात कर रहा हूँ मैं बेसिक तरीके की। तरीका ये बताया था मैंने आपको, इधर से चलेंगे, पहले आएगा उसे गुणा में, बाद में आएगा उसे भाग में। छूट है तो 100 से घटेगी, लाभ है तो 100 में जुड़ेगा। लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, हानि हमेशा 100 से घटती है, छूट भी हमेशा 100 से घटती है। अंकित मूल्य दे रखा है तो इधर से अपन चलेंगे, सबसे पहले 280, पहले आएगा उससे गुणा में, पहले 10 की छूट है, 10 की छूट है तो 90, फिर बाद में आएगा उसे भाग में, 26 का लाभ है तो 126, और ये मान किसका होगा? क्रय मूल्य का मान होगा। इसको अपन सरल करते हैं, सरल करेंगे, 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 का भाग देंगे 10, 14 से काटेंगे 14 दूनी 28, और यहाँ से क्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा अपने को? 200 क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते और आप इसको 100 मान के करना चाहते हैं तो 100 से भी बहुत आसानी से प्रश्न को सरल कर सकते हैं। कैसे? 100 से कैसे सरल किया जाए? आपको ये पता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 280, और 280 अंकित मूल्य है, उसको कितनी छूट देकर बेचा? 10% की छूट देकर बेचा। 10% की छूट देते हैं तो वस्तु 100 रुपए की वस्तु वो 90 में बिकती है क्या? अंकित मूल्य अगर किसी वस्तु का 100 रुपए और 10 की आप छूट देंगे तो 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी? 90 में बिकेगी। या आप ये कह दो इसमें 10% की कमी कर देते हैं, और 280 का 10% कितना होगा? 28 होगा। 280 का 10% कितना होगा? 28। 28 की छूट देंगे, 28 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 252। 252 ये क्या आ गया? वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। ये 252 वस्तु का क्या आया? विक्रय मूल्य। और इतने रुपए में बेचने पर भी 26% का क्या हुआ? विक्रय मूल्य पता नहीं, अपने को निकालना है। और 26 का लाभ लेंगे तो वस्तु बिकी कितने में? 252 में। 252 में बेचने पर 26% का लाभ होता है। 26 का लाभ तो 100 रुपए की वस्तु 126 में बेचने पर होता है। 100 रुपए का लाभ तो तब होता है जब 100 रुपए की 26% का लाभ तो तब होता है जब 100 रुपए की वस्तु कितने में बिके? 126 में बिके। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 126। आपको बता रखा 252 में बेचने पर 26 का लाभ होता है। 26 का लाभ तो 126 में बेचने पर होता है। लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 126 दूनी 252, और उस वस्तु का लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपये यहाँ से अपने को प्राप्त हो जाएगा। एक बार आपने अंकित मूल्य को 100 माना, एक बार यहाँ पर आपने क्रय मूल्य को भी 100 माना। एक ही प्रश्न में 2 बार मान सकते हैं आप। यह जो तरीका बताया था उससे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एकल छूट या समतुल्य बटा का क्वेश्चन है। समतुल्य बटा का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन बनता है। इसका 2-2% के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, 3-3% के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकल छूट जो कि 10%, 20% और 25%, 10%, 20% और 25% की छूट के समतुल्य है वो आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं जो हैं वो 45%, 54%, 46% और चौथा है 55%। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 46 होगा या 54 होगा? देखें, छूट या बट्टा जो है वो हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य अपने को नहीं पता तो अंकित मूल्य को मानेंगे। मान लिया अंकित मूल्य कितना है? 100 है।
कोई भी छूट पहले दी जा सकती है, कोई भी छूट बाद में दी जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली बड़ी छूट पहले और छोटी छूट बाद में दी जाती है। यहां पर अगर बड़ी छूट अपन पहले दें तो 100 का 25% है, 100 का 25% 25 ही होता है, 25 की छूट देंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना बचेगा? 75। एक छूट देने के बाद फिर इस 25 पर दोबारा अपन 20% की छूट देंगे। 25 का 10% 7.5, 20% 15। दूसरी छूट कितने की होगी? 15 की। 75 में 15 की छूट देंगे तो 2 छूट देने के बाद ये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। फिर इस 60 पर दोबारा कितनी छूट देंगे? 10% की, और 60 का 10% कितना होता है? 6। तीसरी छूट 6 की देंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 54 होगा। क्या आपका आंसर 54 सही है? नहीं, ये 54 विक्रय मूल्य है, छूट नहीं है, समतुल्य बट्टा नहीं है। आपको ये बताया 100 रुपए की जो वस्तु थी वो 1, 2 और 3 छूट देने के बाद 100 रुपए की वस्तु 54 में बिकी। 100 रुपए की वस्तु जब 54 में बेची तो छूट तो कितनी दी? 46 की दी है, मतलब समतुल्य बट्टा क्या होगा? 46% होगा। या आप ये कह सकते हो 25 से 15, 40 से 40 और 6, 46, टोटल छूट कितनी हुई? 46 की। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जल्दीबाजी में काफ़ी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। 54 आपको यहाँ पर जैसे ही आप इसमें छूट देते हैं तो आपका 54 यहाँ प्राप्त होता है, और 54 ऑप्शन में भी होता है, तो अपन ये देखते हैं कि अपना आंसर है वो आ चुका है, 54 अपना आंसर है, जबकि ये गलत है। छूट आपसे विक्रय मूल्य पूछा होता तो आंसर 54 होता, आपसे तो समतुल्य बट्टा या छूट पूछिए तो छूट कितनी है? 46% है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है तथा एक आदमी उस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 550.80 रुपए में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरे बट्टे की दर आपसे पूछी गई है। एक घड़ी है, उस घड़ी का अंकित मूल्य आपको बता रखा है। घड़ी है और उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 732 रुपए है। इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जिनमें से पहला बट्टा कितना है? पहला बट्टा है वो 10% का है, दूसरा बट्टा है वो कितना दिया जाए जिससे उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाए? विक्रय मूल्य 550.80 रुपए हो जाए। ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 4 मान एक तरह से होते हैं। चारों मानों में से कोई भी 3 मान दिए जाते हैं, चौथा मान आपसे पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अंकित मूल्य अपने को 720 बता रखा है, उस पर 1 बट्टा दिया जाता है, दूसरा कितना दें कि विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 550.80 हो जाए। 1 बट्टा जो अपने को पता है वो तो दे दें अपन। किसी इस वस्तु का अंकित मूल्य 720 है और 720 पर पहले 10% का बट्टा दिया तो 720 का 10% कितना होगा? 72। पहली बार में 72 की छूट देंगे। 72 की जब छूट देंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना यहाँ पर बचेगा? 648। एक छूट देने के बाद, एक छूट देने के बाद वस्तु का अंकित मूल्य 648 है। 648 पर एक छूट और देंगे और उसके बाद वस्तु बिकेगी 550.80 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रुपए में कितने रुपए की छूट और दी अपन ने? अगर 648 में से 550.80 घटाएंगे तो कितना होगा? 97.20। ये दूसरी छूट होगी। 648 में से 550.80 घटाएंगे तो ये दूसरी छूट आएगी, और छूट किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य कितना है? 648, एक छूट देने के बाद। अब अंकित मूल्य कितना है? 648। तो ये 97.20 की जो छूट है वो किस पर दी जाएगी? 648 पर दी जाएगी। और प्रतिशत के लिए गुणा किससे करते हैं? हमेशा 100 से। सरल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंकों के पहले ये हट जाएगा, और ये पूरा पूरा कितनी बार कैंसिल होगा? 15 बार। तो दूसरा जो बट्टा होगा वो कितना होगा? 15% का यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी बच्चे मेरे को ऑफलाइन ऑनलाइन पूछते रहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, सर ये क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन बताएं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को टेस्ट पेपर में भी शामिल किया, और ये काफ़ी बच्चों का गलत भी होता है। देखो, अच्छा प्रश्न है। आपको वस्तुओं की संख्या भी नहीं पता, आपको वस्तुओं का भाव भी नहीं पता, आपको वस्तुओं की संख्या नहीं पता, आपको उनका मूल्य नहीं पता। तो ऐसे स्थिति में अपन क्या करते हैं? वस्तुओं की संख्या भी अपन मानते हैं और उनका मूल्य भी अपन मानते हैं। जनरली क्या करते हैं अपन? 1 रुपए की एक वस्तु मान लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन अपने लिए आसान होती है।
₹1 की एक वस्तु मतलब 100 वस्तु तो 100 रुपए की, 500 वस्तु तो 500 रुपए की हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन अपने लिए आसान होती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। कितने संतरे खरीदे नहीं पता, संतरों का भाव क्या है वो भी नहीं पता। मान लेते हैं उसने 100 संतरे खरीदे, कितने रुपए में? 100 रुपए में। मान लिया उस व्यापारी ने कितने संतरे? 100 संतरे खरीदे और कितने रुपए में? 100 रुपए में खरीदे। 100 संतरे खरीदे कितने रुपए में? 100 रुपए में, ये आपने मान लिया। उनमें से 40% बेचकर, उनमें से 40%, टोटल संतरे कितने थे? 100, उनमें से 40%, 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होता है। 100 का 40% 40 ही होता है। उनमें से 40% संतरे बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। मतलब 40 संतरे कितने में बेचेगा तब लागत मूल्य वसूल होगा? लागत मूल्य तो 100 रुपए था, तो लागत मूल्य वसूल हो गया, मतलब 100 रुपए में बेचे। यहां पर उनमें से टोटल 100 संतरे थे, उनमें से 40%, 100 का 40%, 40 संतरे बेचकर लागत मूल्य वसूल कर लिया। लागत मूल्य 100 रुपए है, मतलब 40 संतरे कितने रुपए में बेचे उसने? 100 रुपए में बेच दिए। क्या यहां पर होने वाला लाभ हानि आप मुझे बता सकते हैं? आपको ये पता है कि 40 संतरे तो 40 ही रुपए के थे, क्योंकि एक संतरा 1 रुपए का, तो 40 संतरे कितने रुपए के थे? 40 संतरे तो 40 रुपए के थे, लेकिन बेचा कितने में? 100 में। तो लाभ तो हुआ ही होगा, और उस लाभ का प्रतिशत क्या होगा वो बता सकते हैं आप? 40 रुपए के संतरे 100 रुपए में बेचे तो लाभ कितना हुआ? 60 रुपए का। लाभ और हानि किस पर? क्रय मूल्य पर, 40 पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50, तो यहां पर लाभ कितना हुआ? 150% लाभ हुआ। यहां पर जो लाभ का प्रतिशत है वो कितना है? 150 है। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 40 संतरे 40 के थे, 100 रुपए में बेचे तो 60 का लाभ 40 पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही संतरे अधिक पकने लगते हैं, जैसे जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं, वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80%, शेष में से 80%, 100 थे, 100 में से 40 बेच दिए तो शेष कितने बचे? शेष कितने बचे? 60 बचे। और शेष का 80%, शेष का 80%, 60 का 80%, 8 6 के 48 संतरे बचे। यहां पर 100 संतरों में से 40 संतरे बेच दिए तो बचे 60, और शेष का 80%, 60 का 80%, 8 6 के 48 संतरे हो गए। 48 संतरे हैं, आपको पता है 48 संतरे हैं वो कितने रुपए के हैं? 48 ही रुपए के। एक संतरा 1 रुपए का, तो 48 संतरे 48 रुपए के। अब बात यहां पर यह आती है, ये कह रहा है कि शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधी दर पर बेच देता है। लाभ की पूर्व दर कितनी थी? 150%, और उससे आधी दर पर बेच दिया, मतलब अब लाभ कितना लेगा? 75% लेगा। लाभ की पूर्व दर थी 150% और उससे आधी दर मतलब 75% का लाभ लेके बेचेगा। 48 संतरे 48 रुपए के थे, 75% का लाभ लेंगे तो इसमें 75% की वृद्धि कर दें अपन। 75 का लाभ लेंगे तो 75% की वृद्धि कर दें। 25 चौको 100, 25 7 175, 4 से कटेंगे 12, 12 7 84, मतलब संतरे बेचे कितने में? 84 रुपए में बेच दिए। ये 48 संतरे 48 रुपए के थे, इनको 84 रुपए में बेच दिया। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तब वह उनको क्या करता है? शेष संतरों को फेंक देता है। तो वहां से तो अपने को कोई इनकम नहीं हुई। आप मुझे ये बता सकते हैं कि 100 संतरे कितने रुपए में बेचे? बता सकते हैं? टोटल 100 संतरे 100 के 100 बेच दिए सारे के सारे, कितने रुपए में बेचे? 100 रुपए, 84 रुपए और 184 में बेचे। क्या 100 रुपए में पहले बेचे थे, बाद में 84 में बेचे, बाद में 0 में बेचे, मतलब बेचे कितने में? 184 रुपए में बेचे। 100 संतरे खरीदे थे, 100 में बेचे 184 में, तो लाभ कितना होगा? 84% का होगा। बिल्कुल लाभ कितना होगा यहाँ पर? 84% का होगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैसे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ किस पर है? आपका 100 पर है। 100 रुपए में खरीदे थे, 184 में बेचे, तो 84 का लाभ और हानि किस पर? क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तो लाभ तो कितना आएगा? 84% ही आ जाएगा यहाँ से।
तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो जिसमें वस्तुओं के टुकड़े करके थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा वस्तु बेची जाएं, उस स्थिति में आप 100 रुपये में 100 वस्तु माना करो और उसको सरल किया करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। विक्रय मूल्य पर 10% हानि के पश्चात वस्तु के लागत मूल्य पर हानि जो है वो कितने प्रतिशत है वो आपसे पूछा है। देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रय मूल्य पर 10% हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य पर, एक तो वस्तु का लागत मूल्य कह दो चाहे आप क्रय मूल्य कह दो, एक ही बात है। क्रय मूल्य, दूसरा क्या आपको दे रखा है हानि, और ये क्या है विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत बताया जाए तो विक्रय मूल्य को 100 माना जाता है। अगर क्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत बताया जाए तो क्रय मूल्य को 100 माना जाता है। यहां पर आपको हानि बता रखी है किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य को अपन 100 मानेंगे। मान लिया वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, और विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 10% 10 ही होता है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 10 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या होगा 110 होगा। 110 की वस्तु 100 में बेचेंगे तभी तो 10 की हानि होगी। आपको लागत मूल्य या क्रय मूल्य पता चल गया, आपको हानि निकालनी है। हानि है कितनी 10 की, हानि ज्ञात करनी है किस पर, लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है 110, और प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 से, 100 में 11 का भाग देंगे तो लागत मूल्य पर जो हानि का प्रतिशत होगा वो कितना होगा 9 से ही 1/11% आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखें। ये भी अच्छा है, सेंटर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आरपीएससी में तो हालांकि कम आया है लेकिन सेंटर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। मान लेते हैं सामान का लागत मूल्य क्या है 100। क्वेश्चन नंबर 10 है। मान लिया सामान का लागत मूल्य कितना है 100 रुपये, और उस सामान को वो 8% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचेगा 92 रुपये में बेचेगा। हानि हमेशा 100 से घटेगी, लाभ हमेशा 100 में जुड़ेगा। 100 रुपये की वस्तु थी 8 की हानि में तो 92 में बेचेगा। यदि उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यदि उसी वस्तु को तो लागत मूल्य उतना ही है 100 का 100, वही वस्तु है तो लागत मूल्य भी वही है। लागत मूल्य को ना तो घटाया है ना बढ़ाया है, तो उतना ही रखेंगे अपन। उसी वस्तु को अगर उसने 10.5% के लाभ पर बेचा होता, 100 रुपए की वस्तु है 10.5 का लाभ लेंगे तो वस्तु बिकेगी 110.5 में बिकेगी। आपको बता रखा है कि उसे 92.50 रुपए ज़्यादा मिलते, उसे 92.5 रुपए अधिक मिलते। तो आपसे पूछा गया है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था। 12% का लाभ प्राप्त करना है तो आपको ये पता है 100 रुपए की वस्तु अगर 12% का लाभ लेंगे तो 112 में बिकेगी, तभी 12% का क्या होगा लाभ होगा। प्रश्न में आपको बता रखा है पहले से कि वस्तु को 8 की हानि में बेचा मतलब 92 में बेचा। अगर उसको 10.5 के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु बिकती 110.5 में। आपको बता रखा है 92.5 रुपए ज्यादा मिलते, जबकि यहां पर कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं 92 और 110.8 का अंतर अगर लेंगे अपन तो कितना होगा यहाँ पर 18.5 रुपए यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं। और आगे जो पूछा जाए उससे गुणा। आपसे अगर लागत मूल्य पूछा जाता है तो किससे गुणा करते हैं आप 100 से गुणा करते। आपसे पूछा है कितने रुपए में बेचा जाए कि 12 का लाभ हो। 12% का लाभ तो वस्तु को 112 में बेचने पर होता है, तो किससे गुणा करेंगे 112 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इस 0 को छोड़ देते हैं और ये पूरा 18 पंजो 90 पूरा 5 बार कटेगा और इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 रुपये। ये वस्तु का क्या जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। लागत मूल्य पूछा होता तो 100 से गुणा करते 500 रुपये हो जाता, और 12% का लाभ लेना है तो 560 रुपये ये क्या हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। 11 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है, कर लिया होगा सभी ने आपने। साथ साथ बताते जाएं, अपने आंसर जो हैं शेयर करते जाएं। जहाँ तक मुझे लग रहा है टेस्ट से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा और टेस्ट से मिलना भी चाहिए।
और अगर नहीं मिल पा रहा तो फिर फालतू में अपन इसको काम में, इस मुहिम को मतलब एक तरह से टेस्ट सीरीज को अपन शुरू किया अपन ने। ये ज़रूर है, आप ऐसा नहीं करें कि टेस्ट पेपर अपन बाद में सोल्व कर लेंगे, सर ने तो सोल्व भी करवा दिया, पेपर भी दे दिया, ऐसा नहीं है। साथ साथ सोल्व करें। जैसे ही मैं आपको टेलीग्राम पर टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाता हूँ, उसके बाद 20-25 मिनट का आपको समय देता हूँ, उस समय के दौरान ही आपको उसको सरल करना है। टाइमिंग का रोल है वो बहुत अधिक होता है, तो उसको पेपर को हाथों हाथ आप सरल करें और फिर उसी के साथ ही आप उसका सॉल्यूशन भी देखें, एनालिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या उसको देखो आप। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। क्रय मूल्य जितना भी है उसे 40% बढ़ाकर माल का अंकित मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं किसी सामान का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। किसी सामान का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वो उस पर 40% बढ़ा के 140 रुपये लिखेगा। ये कौन सा मूल्य हो गया, उसका अंकित मूल्य हो गया। और ये कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। किसी सामान का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 40% बढ़ाएगा तो उस सामान पर लिखेगा 140 रुपये। अब क्या कर रहा है, और अंकित मूल्य पर 25% वो छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है, 140, उस पर 25% की छूट देकर वस्तु को बेचेगा। अंकित मूल्य 140 है, उस पर 25% की अपन छूट दें, 25% मतलब चौथा हिस्सा, और 140 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 35 होगा। क्या 25% का मतलब चौथा हिस्सा होता है, 4 का भाग देंगे तो छूट कितनी हुई, 35 की। 140 रुपये अंकित मूल्य था, 35 की छूट देंगे तो वस्तु बिकेगी कितने में, 105 रुपये में बिकेगी। आपको पता है वस्तु खरीदी कितने में थी, 100 में, बेची कितने में, 105 में, तो लाभ कितना होगा, 5% का लाभ होगा। ये लाभ किस पर है, 100 पर है, तो प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ें। ऐसा तो नहीं है कि जल्दीबाजी में 5% हानि कर दिया हो, दोनों में 5% है, इस बात का ध्यान रखें। प्रतिशत समान है लेकिन एक में लाभ और दूसरे में हानि है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, 288 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 4% की हानि होती है। अगर आपसे पूछा है वस्तु की लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, वस्तु का मूल्य है वो लागत से कितना अधिक अंकित किया गया था। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 315 रुपये है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य है 288 रुपये, और 288 रुपये में बेचा जाता है, इससे 4% की क्या होती है, हानि होती है। क्या यहाँ से लागत मूल्य निकाला जा सकता है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य बताया जा सकता है। किसी वस्तु को 288 रुपये में बेचने से 4% की हानि होती है। 4% की हानि तो तब होती है जब 100 रुपये की वस्तु कितने में बिके, 96 रुपये में बिके। हानि हमेशा 100 से घटेगी, लाभ हमेशा 100 में जुड़ेगा, क्रय मूल्य 100 मानेंगे अपन। आपको बता रखा है 288 में बेचने पर 4 की हानि, 4 की हानि तो 100 की वस्तु 96 में बिकने पर होती है, तो ये 288 है जो है ये मान किसका होगा, 96 का। लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा, क्योंकि लागत मूल्य आपने 100 माना था तो 100 से गुणा करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ पर पूरा 3 बार कटेगा, और तो लागत मूल्य वस्तु का कितना आएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ये 300 रुपये वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। ये 300 रुपये वस्तु का कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है। आपसे पूछा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा गया है। अंकित मूल्य 315 है, क्रय मूल्य कितना है, 300 है, तो बढ़ाया कितना, 15 रुपये बढ़ाया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15 बढ़ाया, वृद्धि और कमी किस पर की है, 300 पर की है, और प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो सरल करने पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखा गया, 5% बढ़ाकर लिखा गया है। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। सॉरी, 500 रुपये पर 40% का बट्टा और उसी राशि पर 30% और 10% के दो क्रमवार बट्टों की धनराशियों के बीच अंतर आपसे पूछा गया है। 500 रुपये, क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या देखो, 500 रुपये की एक वस्तु है, उस पर एक बट्टा तो है वो है 40% का, दूसरा बट्टा कितना है 30% और 10% के दो बट्टे हैं। इन दोनों बट्टों का आपसे अंतर पूछा गया है। यहाँ पर 500 रुपये पर एक 40% का बट्टा है, दूसरा 30 और 10 के दो बट्टे हैं, और इन दोनों बट्टों में धनराशियों का जो अंतर है वो अंतर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि ये कुल छूट है वो बट्टा 40% का है, ये कुल छूट 30 और 10 40 की होगी, तो दोनों छूट बराबर ही, अंतर नहीं होगा, अंतर 0 होगा, ऐसा नहीं है।
दोनों में अंतर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा उसको निकालें आप। 500 का 40%, 500 का 40%, 5 चौक 20। यहां पर तो छूट कितनी है, 200 रुपए की। यहां पर 500 का 40%, 5 चौक 20, छूट 200 रुपए की है। यहां पर 500 रुपए पर पहले 30% का बट्टा देंगे और 500 का 30%, 5 तिया 15, मतलब 150 का बट्टा दे दिया। एक तो पहला बट्टा तो कितना हुआ, 150 का। 500 रुपए की वस्तु थी, 150 का बट्टा देंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना बचेगा, 350। एक छूट देने के बाद फिर इस पर दोबारा कितनी छूट देंगे, 10% की। और 350 का 10% कितना, 35, मतलब दूसरी छूट कितनी होगी, 35 रुपए की। दूसरी छूट 35 रुपए की होगी तो टोटल छूट कितनी हुई, 185 की। यहां पर टोटल छूट थी 200 की, यहां पर टोटल छूट कितनी है, 185 की। और दोनों बट्टों का अंतर ही आपसे पूछा गया है। एक बट्टा 200 का है, दूसरा बट्टा 185 का है, तो दोनों बट्टों का जो अंतर है वो कितना होगा, 15 रुपए हो जाएगा। वो अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल का मूल्य लागत से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का क्या हो, लाभ हो। वही बात है, या तो आप ट्रेन सिस्टम जो बताया था मैंने, एक क्वेश्चन 280 रुपये अंकित मूल्य था, क्रय मूल्य अपने निकाला था 200 रुपये, उससे आप कर सकते हैं, या आप 100 मानकर भी कर सकते हैं। मैं आपको 100 मान के बता देता हूँ, दोनों ही देख लेते हैं अपन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का, देखो सीधा तरीका तो वो बताया था मैंने आपको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है और फिर भी कितना लाभ प्राप्त करता है, 19% का लाभ प्राप्त करता है। तो आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखा जाए, ये आपसे पूछा है। आप यहाँ पर क्रय मूल्य आपको नहीं पता, ना अंकित मूल्य आपको पता, तो क्रय मूल्य अपन मान लेते हैं कितना, 100 रुपये। क्या क्रय मूल्य 100 रुपये मानकर यहाँ से अंकित मूल्य निकाला जा सकता है? इसको एक तरह से ट्रेन सिस्टम बोला जाता है। ट्रेन सिस्टम है, इससे करेंगे अपन। क्रय मूल्य आपने यहाँ पर 100 माना है, इधर से चलेंगे, पहले आएगा उसे गुणा में, बाद में आएगा उसे भाग में। 19 का लाभ है तो 119, बाद में आएगा उसे भाग में। 15 की छूट है तो कितना, 85। सरल करेंगे, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, 17 से काटेंगे 17, 7 119, 20 गुणा 7 कितना होगा, अंकित मूल्य 140 होगा। मतलब 100 रुपए की वस्तु पर आपको 140 रुपए लिखने पड़ेंगे। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया, 100 रुपए की वस्तु पर आपको 140 रुपए लिखने पड़ेंगे, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया, 40% बढ़ा के लिखा गया है। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40 बढ़ाया। दूसरी बात, अगर आप इसको 100 मान के करना चाह रहे हैं, इस ट्रेन सिस्टम से नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप किस प्रकार सरल करेंगे उसको भी आप देखें। आपको ये बताया गया है कि अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देकर बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देकर बेचा जाता है। कितना मूल्य अधिक अंकित किया जाए कि 19% का लाभ हो। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 100 रुपये, 19% का लाभ लेना है तो वस्तु को बेचना कितने में पड़ेगा, 119 में। और 119 में भी बेचा तो है, लेकिन 15% की छूट देकर 119 में बेचा, कब, 15% का बट्टा या छूट देकर। 15 का बट्टा जब किसी वस्तु पर देते हैं तो वो वस्तु 100 रुपए की कितने में बिकती है, 85 में तो बिकती है। आपको पता 119 में बेचा, कितनी छूट देकर, 15 की छूट देकर। 15 की छूट देंगे तो वस्तु बिकेगी 85 में। अंकित मूल्य निकालेंगे तो कितना, 100 से गुणा करेंगे, 17 पंजो 85, 17 7 119, 5 से काटेंगे 20, 20 गुणा में 140 आ जाएगा, 20 गुणा 7 140। मतलब 100 रुपए की वस्तु का क्रय मूल्य था, उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 140। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया, 40 बढ़ाया, और वो अपना आंसर हो जाएगा। 100 रुपए की वस्तु पर 140 लिखेंगे तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। देखो आप 100 मान के भी कर सकते हो आप, और उस ट्रेन सिस्टम से भी कर सकते हो। 100 मान के मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ, क्योंकि 100 है वो ज़्यादा बेटर रहता है प्रश्नों को सरल करने के लिए, किसी भी सूत्र की बजाय, किसी भी और अन्य तरीके की बजाय। पर 100 पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और पकड़ तभी हो पाएगी आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सरल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन की। 15 नंबर प्रश्न देखें आप। एक वस्तु की कीमत है वो 40,000 रुपये है।
एक खुदरा व्यापारी उसकी पहली जो 62.5% कीमत है उस पर तो 10% की छूट देता है और शेष कीमत पर 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट का प्रतिशत आपसे पूछा गया। एक वस्तु है, उसकी कीमत आपको बता रखी है कितनी है, 40,000 रुपये। उसको उसने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। कीमत का भी जो है वो मूल्य के हिसाब से उसने 2 भागों में बांटा। उसकी पहली 62.5% कीमत, 62.5% कीमत और दूसरी कौन सी है, शेष कीमत। 2 कीमत है। इस पहली 62.5% कीमत है उस पर तो वो कितनी छूट देता है, 10% की छूट देता है। इस पर कितनी छूट देता है, वो 4% की छूट देता है। टोटल या समग्र छूट आपसे पूछी गई है, वो अपना क्या होगा। देखो यहाँ पर देखें, पहली बात तो 40,000 का 62.5%, 62% कितना होता है, 62.5%। जैसे 50% किसी संख्या का 1/2 होता है, उसी प्रकार 62.5% हटाएंगे बटे में 100, सरल अगर करेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 5/8 होगा। सरल करेंगे, 25 का पॉइंट हटाएंगे, 25 का भाग देंगे तो यहाँ से सरल करने पर इसका मान कितना आ जाएगा, 5/8। मतलब 62.5% किसी भी संख्या का 5/8 भाग होता है, 5/8 भाग होता है। अगर 40,000 का 5/8 अपन निकालेंगे तो 8 पंजो 40, 55, 25, तो मतलब पहली जो कीमत आई वो कितनी है, 25,000 है। 40,000 का 62.5% मतलब 5/8, 5/8 कितना होगा, 25,000। और 40,000 में से 25,000 घटा देंगे तो शेष कीमत कितनी बची, 15,000। शेष कीमत कितनी बची, 15,000, ये शेष कीमत है। आपको ये बता रखा है 25,000 पर तो कितनी छूट मिली, 10% की। 25,000 का 10%, 25,000 का 10% कितना होगा, 2500। यहां तो छूट कितनी है, 2500 की। और शेष कीमत पर 4%, 15,000 का 4% कितना होगा, 600। दूसरी छूट कितनी है, 600 की है। आपसे टोटल छूट पूछी है, टोटल छूट 2500 और 600 कितनी हुई, 3100। टोटल छूट पूछी 3100 की। और समग्र जो छूट है वो किस पर है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है, 40,000। प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 3100 रुपए की जो छूट मिली है वो टोटल समग्र पर मिली, किस पर, 40,000 पर मिली है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल होंगे और 31 में 4 का भाग देंगे तो 7.75%। ये समग्र छूट का प्रतिशत हो जाएगा, जो अपना आंसर होगा। इस प्रकार अपने पेपर को 15 क्वेश्चन थे, इनको सरल किया। आप अपना जो भी इसमें मूल्यांकन रहा है, जितने भी आपके सही गलत हुए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे मुझे स्कोर का आपका पता चलेगा। और अगला जो पेपर है वो भी अपन 2 क्लास अभी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जैसे चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। और 2 क्लास चक्रवर्ती ब्याज की होने के बाद अगला अपना दोबारा अपने जो क्लास होगी वो दोबारा टेस्ट होगा। और लाभ हानि का टेस्ट मैं एक और लूँगा। 2 बताए थे, टोटल 3 बताए थे आपको, 1 हो गया, 2 टेस्ट इसके और होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगली जो नेक्स्ट 2 क्लास हैं वो अपनी चक्रवर्ती ब्याज की, उसके बाद दोबारा लाभ और हानि का टेस्ट होगा। तो अपने टेस्ट के लिए तैयार रहें। जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, वैसा जैसा भी लगा हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, थैंक यू।